हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जो कि क्लास 8 का चैप्टर 2 है। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। देखिए, ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, तो ये जो पार्ट है हम लोगों का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है इससे पहले वाले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। हम लोग का जो इंटेंशन है 6 to 8 का जो एनसीईआरटी की बुक है उसका एक एक चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कस करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना। ठीक है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपका 2015 से लेकर पूरे अभी 2024 तक का, लास्ट 10 ईयर्स तक का हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो वो भी क्लास हम लोगों का स्टार्ट है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सालाबाई संधि कब हुई थी? 1781 में, 1782, जैसे इसका आंसर क्या है आपका 1782 में जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हमारा इंटेंशन आपका टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग डायरेक्ट आंसर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए और इन रेजिडेंटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देते थे और नीचे दिए मतलब चुनिए, क्या पहला सही है, दूसरा सही या दोनों सही है? तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, ये युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया इस युद्ध में। दूसरा, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। दूसरा, इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया तथा मीर जाफर को नवाब बनाया गया। तो इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है सही है? पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा है, या आपका तीसरा है, या पहला दूसरा तीसरा? देखिए, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ऐसे जो है हम लोग एनसीईआरटी में डिस्कस किए हुए थे प्लासी के युद्ध के बारे में, तो हमने देखा था कि रॉबर्ट क्लाइव जो है ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। फिर हम लोग देखे कि सिराजुद्दौला के सेनापति जो मीर जाफर थे कि टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था और इसी के कारण इनकी हार हुई थी। तो इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को जो है मार दिया गया तथा मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अंग्रेज गवर्नर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है, रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोपों की सफाई देनी पड़ी। दूसरा, वारन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड लौटा तो उस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला। नेक्स्ट है, भारत में लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। तो इसमें से क्या क्या सही है? देखिए, पहला या दूसरा, दूसरा या तीसरा, या पहला या तीसरा? देखिए, हम लोग ये स्टेटमेंट पढ़े थे, बिल्कुल सही है कि रॉबर्ट क्लाइव जब इंग्लैंड लौटे थे तो उसमें वहाँ पे ब्रिटिश संसद जो है उसके पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। और जो वारन हेस्टिंग जो थे वहाँ पे महाभियोग का भी मुकदमा चला था। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति जो है शुरू की गई थी। हमारा ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इस नीति के अंतर्गत किसी शासक जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं है कि मृत्यु होने पर उसकी रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी। दूसरा, इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का विलय किया गया। तो इसमें से क्या क्या सही है? पहला या दूसरा, या आपका दोनों सही है, या तो ना तो एक ना तो एक दूसरा? तो देखिए क्या है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है कि इस नीति के अंतर्गत किसी शासक जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं है कि मृत्यु होने पर उसकी रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी। ठीक है, तो विलय नीति यही था कि अगर मान लीजिए किसी का पुत्र नहीं था तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो संपत्ति है, उसकी जो रियासत है, वो कंपनी का हिस्सा बन जाता था। ठीक है, और इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का विलय किया गया। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। हमारा आंसर केवल ए स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कलकत्ता गांव की जमींदारी खरीदी थी जो बाद में कलकत्ता बना। दूसरा, कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया जिसके अनुसार वो और कंपनी के अफसर जो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे दोनों बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते थे। पहला दूसरा और आपको ना तो
एक नाते। तो देखिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट जो है ना ये बिल्कुल सही है कि कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कलकत्ता गांव की जमींदारी खरीदी थी और बाद में ये क्या बना था, कलकत्ता बना था। और दूसरा जो ऑप्शन है ये गलत है कि कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया था जिसके अनुसार वो और कंपनी के अफसर जो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे दोनों बिना शुल्क चुकाए जो है व्यापार कर सकते थे। ये जो है हम लोग जो है देखिए एनसीईआरटी का ना जो आपका टॉपिक रहता है सेम को जो है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग स्टेटमेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे। तो पहला जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका कि आंग्ल मैसूर युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुआ था। दूसरा तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई संधि के अनुसार टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रखा था। तीसरा है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का राजकाज पुराने वडो या राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया था। पहला दूसरा तो ये जो है बिल्कुल सही था कि आंग्ल मैसूर हम लोग इसके बारे में एनसीईआरटी में डिस्कस किए हुए इस चैप्टर में कि इनके बीच 4 युद्ध हुआ था और जो तीसरे जो आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था उसमें 2 बेटों का इस अंग्रेज जो है बंधक बनाए थे और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो है मैसूर का राजकाज जो है पुराने वडिया राजवंश के हाथों में सौंपा गया था। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारा राइज हुआ था जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपका है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कीतूर वर्तमान कर्नाटक में अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित है। पहला है रानी चेतमा, दूसरा है रायत्रा और दोनों टीपू सुल्तान। हमारा आंसर क्या है, आपका आंसर सी हो जाएगा, रानी चेतमा और रायत्रा। नेक्स्ट है 17वीं सदी के प्रथमार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। दूसरा भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की यूरोप के बाजारों में बहुत अधिक मांग थी। तीसरा इस समय तक पुर्तगाली भारत के पश्चिमी घाट तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। तो देखिए क्या क्या सही है, पहला दूसरा हमारा ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है कि 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरब से व्यापार करने का जो है इन्हें अधिकार प्राप्त हुआ था और भारत के जो सूती कपड़ा बना था वो रेशम की यूरोप के बाजारों में जो है बहुत अधिक मांग थी और इस समय तक पुर्तगाली भारत के पश्चिमी घाट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे, ठीक है। यानी ये लोग जो है भारत में आ चुके थे। तो आंसर डी जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के काल में हुए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला वारेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी आंदोलन की स्थापना की। दूसरा 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी। कौन सा कथन सही है, पहला दूसरा या आपका दोनों। तो भाई ये दोनों हमारा बिल्कुल सही है। एक बार स्टेटमेंट को आप देख सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना की थी और रेगुलेटिंग जो एक्ट हुआ था कब हुआ था, क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा। इसके तहत एक सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर नियामत की जो है आपका स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है हैदर अली और टीपू के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। दूसरा टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। तीसरा है टीपू ने अपने सेना की आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली। तो इसमें से कौन सा सही है, पहला है दूसरा है तीसरा या तीसरा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। यानी पहला और दूसरा जो है ये बिल्कुल सही है कि हैदर अली और टीपू के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। पूछा जाता है किसको शेर ए मैसूर कहा जाता है, तो याद रखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिंपल है, बस आप ये याद कर लीजिए, ठीक है ना। कि सबसे पहले क्या आया था, तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था, फिर डच आया था, फिर अंग्रेज आया था, फिर फ्रांसिस आया था, ठीक है। तो ये जो है आपका क्रम है, तो इसे आप याद कीजिएगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो डियर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इसे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि आप जो भी पढ़े उसे क्लास में ही याद करके जाए, ठीक है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।